और गोविंद सिंह डोटासरा ने बंदर बांट कर दिए जिलाध्यक्ष के पदों की, पैसे का भी टेबल के नीचे से लेन देन हुआ। आप दोनों नए जिलाध्यक्ष में बने हैं, आप रिपीट किए हैं, तो आप लोगों का क्या टेक है इस पर? वोट चोरी असल में होती कैसे है, क्या है ये वोट चोरी? आप थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हमारे दर्शकों को समझा दें। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। साथ में जो साथी खड़े हुए देख रहे हैं, नव सर्जित डीग जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी प्रदेश भर के अंदर और संगठन को किस प्रकार मजबूत कर ये अन्य पार्टियों से, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी से किस तरह मुकाबला करेंगे। नेताजी, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं कि जिलाध्यक्षों की सीटों को लेकर बड़ी जबरदस्त बंदरबाट हुई है, डोटासरा जी ने बड़ा ही कुछ मैजिक कर दिया है, तो उस पर आपका क्या टेक है? बड़ा विरोध भी हो रहा है। मैं सबसे पहले आपसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और इस प्रसन्नता को मैं भी आपके क्षेत्र से ही हूँ, व्यक्तिगत मैं भी बीजेएमसी हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया। उसके अंतर्गत जमीनी कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत को उभारने के लिए, जैसे पूर्व जन्मों में मंथन होकर अमृत निकालते थे, इसी तरह हमारी पार्टी ने भी ये अमृत मंथन किया है और उसी अमृत मंथन के फलस्वरूप ये आया है। भरतपुर जिले में हमारे प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से श्री केवल सिंह पठानिया, सचेतक हिमाचल प्रदेश विधानसभा, श्री हरस्वरूप मीणा, चेयरमैन ओबीसी प्रकोष्ठ, श्री मोहन डागर साहब, श्री यश मेहता साहब, चार ऑब्जर्वर भेजे और 6 और 7 अक्टूबर को उन्होंने दोनों जिलों के, हमारे जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र कामा, नगर, डीग कुमेर के 6 ब्लॉकों में, कामा में, पहाड़ी में, नगर में, खो में, कुम्हेर में, डीग में, जमीनी कार्यकर्ताओं से, हर समाज के व्यक्ति से, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, कोली समाज से, सिगलीगर समाज से, हरिजन समाज से, प्रजापत समाज से, वैश्य समाज से, जो आपके लोहार समाज से और आपके अल्पसंख्यक समाज से तथा अन्य विभिन्न समाजों से संपर्क भी किया। अन्य संगठनों से, व्यावसायिक संगठन रहे, एनजीओज हुए और जितने भी वहाँ पर कार्यरत, जिनसे पब्लिक से जुड़े हुए नॉन एनजीओज थे, उनसे संपर्क किया, बार एसोसिएशनों से संपर्क किया, अलग अलग व्यावसायिक संगठनों से संपर्क किया और उसके साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, और सबके उन्होंने ऐसा नहीं किया, बंद कमरों में भी बात करी, लिखित में भी उनसे लिखवा के लिया, अपना उनसे सबों से एक रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को बनाकर फिर उन्होंने हम लोगों का इंटरव्यू लिया, हमारे राजनीतिक, हमारी शैक्षणिक योग्यताएं देखी, हमारे परिवारजन देखे। जैसे मेरे व्यक्तिगत कहूँ तो मेरे पिताजी 1952 में एमकॉम LLB इलाहाबाद हाई कोर्ट से करके आए थे। 1952 में सर्वप्रथम वो कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट बने, 1955 में वो पार्षद बने, 57 में पार्षद बने, 63 और 70 में भरतपुर नगर परिषद के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1967 से लेके 1980 तक 3 बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। उसके साथ साथ 1980 में पहले कुम्हेर से कांग्रेस के विधायक बने, इन्होंने वहाँ भी इतिहास रखा। और इसके साथ साथ ही डीग जिले में जो अब कुम्हेर आता है, वहाँ से एक वही ऐसे इतिहासकार थे जो 3 बार विधायक रहे और कांग्रेस के पहले मंत्री 1952 से कोई मंत्री नहीं बना था, वही मंत्री बने और सेवा में रहे, कोऑपरेटिव बैंक में रहे, यहाँ जिला परिषद के प्रशासक भी रहे। उसके साथ साथ उन्होंने अपना पूरा जो 50 साल का राजनीतिक जीवन है डीग जिले में ही खपाया और हम उसी में जो बाल्यकाल अवस्था थी उसी से ग्रूम हुए और हम उसी ग्रूमिंग में, जैसे आप किसी भी ऑटोबायोग्राफी पढ़े, किंग ऑफ जॉर्डन की पढ़ लें, किसी की भी पढ़े, तो यदि आप किसी भी शासनकार को या किसी भी राजनीतिक का शासनकाल बचपन से ग्रूमिंग होगी तो वो एक बहुत ही परिपक्व आदमी निकलता है। इसी तरह से मेरी शैक्षणिक योग्यताओं भी देखें तो आपको 3 लाइन बढ़ जाएंगी। मैं एमकॉम, MBA,
LLB, BJMC, PGTHM और जिसमें टूरिज्म एंड में भी मुझ पर PG डिप्लोमा है। इसके साथ साथ मैं राजस्थान के कई निगमों में उच्च अधिकारी के पद पे भी कार्यरत रहा और 2018 से लेके कांग्रेस में सक्रिय रहा। हालांकि तो कांग्रेस में हम 3 पीढ़ी से हैं और एक हमारा ही मकान ऐसा है आपकी दया से जिसपे कभी कांग्रेस का झंडा 1952 में चढ़ा है और आज तक वही झंडा चढ़ा। नहीं, यही बात लगातार हो रही है कि एकदम से इंपोर्ट करके जिलाध्यक्ष ले आए, तो आप अपना 50 साल पुराना कांग्रेस के साथ इतिहास बता रहे हैं। अच्छा, अब हमारे साथ दूसरे साथी भी जुड़ गए। भरतपुर जिलाध्यक्ष हैं सूपा जी, पहले भी 5 बार रह चुके हैं, फिर से जिलाध्यक्ष इन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। आपसे सर सवाल रहेगा, भरतपुर जिले से ही मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से अभी भजनलाल शर्मा जी, इसको चैलेंज के रूप में आप देखते हैं कि भरतपुर से ही मुख्यमंत्री हैं, करंट में सरकार है, और आप को संगठन बनाने के रूप में किन चैलेंजेस के रूप में देखते हैं इस चीज को? अभी आपने जो बात की कि भरतपुर से ही अपने मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो 2 साल का जो कार्यकाल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का, तो विकास के रूप में जो कुछ नज़र आना चाहिए था वो शायद आपने भी देखा होगा और सारी जनता देख रही है कि जो विकास होना चाहिए था 2 साल का, वो विकास आज हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और रहा संगठन का सवाल, तो संगठन को हम एकत्रित कर और एक साथ मिलकर संगठन को चलाएंगे। पहले भी हमने जो काम किया उसके रूप में ही मुझे दोबारा चुना गया, उसकी सफलता ही मिली जो मुझे दोबारा आपके बीच में जिलाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और आगे भी हम दोनों जो हमारे एक अंग से दूसरा अंग अलग हुआ है और उसको भी जोड़कर हम दोनों साथी मिलकर पूरे जिले को डीग और भरतपुर को मिलकर एक साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। अच्छा, एक चीज एक सवाल आप दोनों से रहेगा, 1-on-1 माइक दूंगा मैं आपको अपनी बात रखने के लिए। ये चर्चा पुरजोर है पूरे राजस्थान में जब से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है कि जातिगत समीकरण बड़ा साथ के बाद देखा गया है और गोविंद सिंह डोटासरा ने बंदर बांट कर दिए जिलाध्यक्ष के पदों की, पैसे का भी टेबल के नीचे से लेन देन हुआ। आप दोनों नए जिलाध्यक्ष में बने हैं, आप रिपीट किए हैं, तो आप लोगों का क्या टेक है इस पर, पहले आपसे पूछेंगे। देखिए, ये चीज आप जो बता रहे हैं ना, पैसे का लेन देन, ये कोई ऐसी चीज है जिसके पैसे का लेन देन हो सकता है? संभव है? इसके लिए कोई ऐसा ये तो अध्यक्ष जी आप बताइए, हम तो मीडिया वाले जो सुन रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं जनता में। ऐसा आपको भाई साहब, आपको मैंने अभी पूरी प्रक्रिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तार से समझाई। आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रहे, हम भी पत्रकारिता क्षेत्र के आदमी हैं। जब कोई प्रोसेस होता है, जब कोई एग्जामिनेशन होता है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। यदि एक प्रोसेस में मैं योग्य नहीं हूं और किसी में नहीं हूं, आप तो गारंटी से मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान बनाया है, उसमें सिर्फ मुझसे भी सबों ने कहा एक यही अभियान ऐसा हुआ है जिसमें कि हम जैसे एक कार्यकर्ता और एक आम कार्यकर्ता को मौका मिल गया है। इसमें मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारे बड़े नेताओं से बिल्कुल साफ मना कर दिया गया था, इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं चली है, बिल्कुल फेयर काम किया इन्होंने। और यदि किसी में कमी भी, एक भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी, और इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। ये तो अमृत मंथन हुआ है, ये तो इतिहास हुआ है भारत। अच्छा, अब आपके केंद्रीय नेतृत्व का एक एजेंडा चल रहा है SIR का विरोध, दूसरा एजेंडा चल रहा है वोट चोरी, जो जनता तक ये ठीक से मैसेज पहुंचे। लगातार आपके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पुश किया जा रहा है, राज्य स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी, हर जगह पे, जिला स्तर पे, छोटे स्तर पे भी। तो आप बीइंग अ जिलाध्यक्ष किस तरह से इस पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? क्या आगे विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं? उस सब की क्या रणनीति है, क्या योजना है? सबसे महत्वपूर्ण तो अभी 14 तारीख को हमारी दिल्ली में रैली हो रही है, जो माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी उसको संबोधित करेंगे। साथ साथ हम लोगों का सबसे पहले तो ये प्रयास यही रहेगा कि रैली को हम सफल बनाने का प्रयास किस रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से भरतपुर से और डीग से ज़्यादा हम कांग्रेस जनों को ले जाएं, जिससे कि जो वहाँ की जो भावना है वो हम सुने और जन जन तक पहुँचाने का काम करें। और SIR का जो कह रहे हैं, तो SIR के रूप में तो आपको महाराष्ट्र में जो सवाल उठाए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, हरियाणा के ऊपर जो सवाल उठाए, तो इलेक्शन कमीशन तो उनसे ही अपने एफिडेविट मांगने का काम कर रहा है, जबकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना। सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब दीजिए, आप उस चीज़ को एफिडेविट दें। ऐसे तो हर नागरिक किस चीज़ का एफिडेविट देगा? जब जो चीज़ धरातल पे आपको पेश कर दी, सबूत सहित पेश कर दी, तो उस चीज़ का एफिडेविट क्या देना है?
तो ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार क्यों इसको छुपाना चाह रही है, क्यों इसके डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध करा रही है। ये तो सरकार का काम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा सर, आप चूंकि आप तमाम अपनी डिग्रियां बता रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं और बहुत समझ भी रखते हैं, गहन समझ, आपसे मैं एक अंतिम चीज जानना चाहूंगा कि वोट चोरी असल में होती कैसे है, क्या है ये वोट चोरी? आप थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हमारे दर्शकों को समझा दें कि ऐसे वोट चोरी हो रही है और भाजपा इस तरह से कर रही है। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 और अनेक फॉर्म्स वोट जोड़ने के और वोट हटाने के किए हुए हैं। SIR को इन्होंने 3 फेज में बांट रखा है। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, एक फेज वो हो गया। यदि आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, दूसरा फेज एक हो गया। तीसरा फेज 2004 के बाद का हुआ। ये सभी चीज़ भारतीय संविधान के अंतर्गत और भारतीय नागरिक के हित को रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रखी हैं और जिसमें सभी पार्टियां सजग हैं। और जो लोग इस तरह से करते थे कि अपनी वोटों को 3 जगह करा देते थे और एक ही बिल्डिंग में है, एक खोली बम्बई में, उसमें जो नाम लिखा दिए 27 के, तो उन सब चीज़ों का लिए ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। अब हर आदमी को गणना फार्म भरना पड़ेगा, अपना एक पासपोर्ट साइज का वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा और जो वांछित दस्तावेज लगाएंगे तो इससे जो सही निरूपण वोटर लिस्टों का होगा और जो पहली धांधियां हुई हैं वो रुकेंगी। कांग्रेस पार्टी का यही अभियान है, भारतीय संविधान को उच्च रखें। जय भारत, जय हिंद। अब ये तो खैर कर ही रही है, यही तो हो रहा है असल में SIR के अंदर। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जय हिंद, जय जय भारत।